दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं घटनाचक्र पब्लिकेशन की भारतीय राज्य व्यवस्था बुक के बारे में। आज इस बुक का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले भी 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप जाकर सबसे पहले उनको देख लीजिए ताकि आप सीक्वेंस वाइज हर एक चीज़ को समझ सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आज का टॉपिक उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना। दोस्तों ये जो प्रस्तावना है इससे एग्जाम में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आज उन सभी को इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। उद्देशिका या प्रस्तावना का जो सबसे पहले विचार दिया गया था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया गया था, क्योंकि दोस्तों जो अमेरिका का संविधान है वो विश्व में सबसे पहले लिखा गया था सन 1787 ईस्वी में। यानी कि जो विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का संविधान है और अमेरिका ने ही अपने यहाँ पर सबसे पहले उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल का कंसेप्ट दिया था। देन उसके बाद इससे पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रस्तावना की भाषा ली गई है। तो प्रस्तावना की जो लैंग्वेज अर्थात भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट इसका चार्टर लिया गया है यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है वो फॉलो किया जाता है किसमें, उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में। दोस्तों आपको दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये प्रस्तावना होती क्या है। देखो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो ये बात बताती है कि अगर आप पूरे संविधान का अध्ययन नहीं करना चाहते हो तो आप केवल क्या करिए, प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। यानी कि ये जो प्रस्तावना है इसको पढ़ लोगे तो आप पूरे के पूरे संविधान का एक बेसिक आइडिया लग जाएगा आपको कि हमारे देश का संविधान क्या कहना चाहता है। जैसे हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 पार्ट हैं वर्तमान में, और आपको इन सभी को नहीं पढ़ना है। केवल आप उद्देशिका या फिर प्रस्तावना को पढ़ लोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हमारे देश का संविधान क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्योंकि इस उद्देशिका या फिर प्रस्तावना को संपूर्ण संविधान तैयार होने के बाद में ड्राफ्ट किया गया था। ध्यान से सुन लेना इस बात को, जो हमारी उद्देशिका या फिर प्रस्तावना है इसको पूरा का पूरा संविधान बन जाने के बाद में ड्राफ्ट किया गया। ठीक, पहले पूरा संविधान बना और बाद में प्रस्तावना को बनाया गया। जैसे इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, जैसे कोई मूवी है, पहले पूरी की पूरी मूवी बनाई जाती है, उस मूवी से फिर निकालकर क्या बनाया जाता है, एक ट्रेलर बनाया जाता है। उस ट्रेलर में पूरी मूवी का सारांश दिखाया जाता है कि भाई इस मूवी के अंदर ये चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना एक तरीके से ट्रेलर है, उसमें बताया गया है कि पूरा का पूरा संविधान क्या कहना चाहता है। समझ आया आपको? इसलिए एक विद्वान थे N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने कहा था कि जो उद्देशिका या फिर प्रस्तावना है इसको हम संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिचय पत्र अर्थात इंट्रोडक्शन लेटर बोला जाता था किसको, प्रस्तावना को। और दोस्तों इस प्रस्तावना के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संपूर्ण संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। इसके बाद इस प्रस्ताव को संपूर्ण संविधान सभा ने फुल मेजोरिटी के साथ में 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया था। और इसके बाद इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही क्या कहा जाता है, प्रस्तावना को बनाया गया था, क्योंकि इसमें बताया गया था भारत की प्रकृति को कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा और वो अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। ऐसी बातें इस उद्देश्य प्रस्ताव में बताई गई थी। वर्तमान में जो उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना है इसका ब्लूप्रिंट क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, क्योंकि मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड और भी बातें यहाँ पर बतानी है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारी उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब जो हमारे संविधान का सोर्स है वो भारत की जनता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है एक सीक्वेंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। तो ये सीक्वेंस आपको काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि भारत कैसा होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। यानी कि भारत की प्रकृति के बारे में बता रहा है कि भारत का स्वरूप किस इस प्रकार का होगा। तीसरी बात इसमें न्याय के बारे में बताया गया है। तो न्याय कितने प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी कि 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। नेक्स्ट इसमें बताया गया है स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि फ्रीडम के बारे में। और फ्रीडम कितने प्रकार की बताई गई है, तो वो बताई गई है 5 प्रकार की, विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की समता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। साथ ही साथ 2 प्रकार की समता। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये क्वेश्चन काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो आप कहोगे 5 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार का? 3। और समता कितने प्रकार की? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता है, यानी कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इन तीनों शब्दों को लिया गया था फ्रांस की क्रांति से। अब आपके मन में आएगा कि यार स्वतंत्रता को तो फ्रीडम कहते हैं, तो देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे ना, उन्होंने स्वतंत्रता को यहाँ पर लिबर्टी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इस दिन भारत राष्ट्र क्या बना था? एक गणतंत्र देश बना था, यानी कि रिपब्लिक कंट्री बना था। तो रिपब्लिक का कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया था? फ्रांस से ही लिया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इसमें जो सबसे नीचे तारीख लिखी गई है वो है 26 नवंबर 1949। तो आपसे काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना में सबसे नीचे कौन सी तारीख लिखी रहती है? तो 26 नवंबर 1949 इस दिन भारतीय संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। और ये तारीख कभी कभी विक्रम संवत में भी पूछ ली जाती है। तो विक्रम संवत होता है हमेशा 57 साल आगे, यानी कि 57 ईयर आगे। तो 7 में 9 जोड़ोगे 16, 4 में 5 जोड़ोगे 9 और 1 हासिल 10 और 19 और 1 20, यानी कि 2006 विक्रम संवत आ जाएगा। तो ये देखो आपके सामने विक्रम संवत तरीके से भी इस फॉर्मेट में भी आपसे पूछा जा सकता है। और इस दिन 26 नवंबर 1949 को पूरी की पूरी संविधान सभा ने इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया था। अंगीकृत का मतलब होता है अडॉप्ट करना, कि हमने इसको अपना लिया। अधिनियमित मतलब इनेक्ट कर लिया, इसको लागू कर दिया, ये बना दिया, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट होता है आत्म अर्पित। आत्म अर्पित होता है कि हमने, यानी कि पूरी की पूरी संविधान सभा ने इसको अपनाया है, क्योंकि इसी दिन जो हमारी संविधान सभा थी, उस दिन संविधान सभा में हमारे 299 में से 284 मेंबर प्रेजेंट थे। और इन 284 मेंबर्स ने इसी दिन अपने क्या किए थे? सिग्नेचर किए थे। किस पर? संविधान पर। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। और ध्यान रखना, इन 284 में 8 क्या थी? वुमेन थी। अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और गिव टू अवर सेल्फ किया। ठीक, कब? 26 नवंबर 1949। और दूसरी बात आपको दोस्तों ये याद रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 16 आर्टिकल लागू हुए थे। और 16 आर्टिकल कैसे पता लगता है हमें लागू हुए थे? तो ये जानकारी हमें मिलती है आर्टिकल 394 से। और आर्टिकल 394 क्या कहता है? उसमें बताया गया है, कुछ तो आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि भाई ये आर्टिकल्स इस दिन लागू होंगे। साथ ही साथ उसमें बताया गया है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कब से लागू होगा, यानी कि उसके लागू होने की तिथि क्या होगी, उसके बारे में भी जानकारी देता है। तो हमारा संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। अगर गलती से मैंने आपको जो संविधान के लागू होने की तिथि है ये बता दी हो 26 नवंबर 1949, तो उसके लिए सॉरी। जो 26 जनवरी 1950 है, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। लागू इस दिन भी हुआ था। इस दिन भारत के संविधान के केवल 16 आर्टिकल लागू हुए थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान था वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था, यानी कि जो कंप्लीटली हमारा संविधान लागू हुआ, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, वो लागू हुआ था किस दिन? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 8 से 12। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आप देखते हो न्याय का, ये जो न्याय का कंसेप्ट है ये हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है, यानी कि रूस की जो क्रांति हुई थी उससे हमने क्या लिया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का कंसेप्ट लिया है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो 16 आर्टिकल की जानकारी होती है प्राप्त, ये हमें आर्टिकल 394 से प्राप्त होती है। और इसमें एक आर्टिकल है 393, 393 नंबर का जो आर्टिकल है ये हमें जानकारी देता है कि हमारे संविधान का नाम क्या होगा। तो हमारे संविधान का नाम क्या होगा? भारत का संविधान, यानी कि ये भारत के संविधान के संक्षिप्त नाम अर्थात शॉर्ट टाइटल के बारे में बताता है क्या, कि इसका नाम क्या होगा? भारत का संविधान। यानी कि ये जो बुक लिखी गई है इसको हम किस नाम से जानेंगे? भारत के संविधान के नाम से जानेंगे। ये बात कहाँ पर पता लगती है? आर्टिकल 393 में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द भी लगा इससे पहले, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेरूबारी केस के मामले में। देखो दोस्तों, प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ केस आए थे, जैसे 1960 में एक केस आया था बेरूबारी केस। इस बेरूबारी मामले में कहा गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
कि जो प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल है वो भारत के संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन ठीक इसके 13 साल बाद एक केस आया था जिसका नाम केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये जो केस आया था 1973 में आया था और इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही द्वारा दिए गए डिसीजंस को चेंज कर दिया और इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल है वो क्या है, हमारे संविधान का पार्ट है, यानी कि संविधान का भाग है। किस मामले में कहा गया, ये बात काफ़ी बार पूछी जाती है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मैटर में। देखो दोस्तों, इस केस से रिलेटेड एक कन्फ्यूजन माइंड में मत लाना। यहाँ पर स्टेट ऑफ केरला है, इसको भारत सरकार के साथ में मत जोड़ देना, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में मत जोड़ देना, ये बात ध्यान रखना। केरला के साथ में ये केस आया था, केरला से रिलेटेड ये केस है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसका ईयर 1973 और 1973 में भी ये केस आया था। कब? 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 को इस केस की जजमेंट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का भाग है, अर्थात प्रस्तावना संविधान का भाग है। और दोस्तों, ये जो केशवानंद भारती का मामला है, आज तक के इतिहास में भारत के अंतर्गत इससे बड़ी जजमेंट आज तक नहीं हुई। इसके अंतर्गत 13 जजों की सिटिंग हुई थी जिन्होंने अपना डिसीजन 7/6 के डिसीजन से सुनाया था, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा जजेस बैठे थे। ये सबसे बड़ी बेंच थी और वर्तमान में भी आज तक सबसे ज़्यादा बड़ी बेंच रही है ये, क्योंकि इसके अंदर जो जजों की संख्या थी वो 13 थी जिन्होंने अपना डिसीजन किससे सुनाया था, 7/6 के रेशो से सुनाया था। ये केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है हर एक डेट इसकी। और किस केस में कहा गया कि ये प्रियम्बल का पार्ट है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मैटर में। अब देखो दोस्तों, ये जो केशवानंद भारती का केस है इसमें बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब आपने देखा होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, यानी कि अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो जब प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग बन गई और हम संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको कि जब प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग बन गई और संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, जब संविधान में संशोधन कर सकते हैं और प्रस्तावना संविधान का भाग बन गई तो इसका मतलब हम प्रस्तावना में भी तो संशोधन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है, सिंपल सी बात। तो इसलिए आप देखोगे एक 42वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1976 में, जिसके माध्यम से हमारी संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, एक समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, वर्ष 1976 में। किसके माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और ये जो संशोधन कराया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा कराया गया था एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ठीक, तो आपसे अगर कोई अब पूछता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल किया जा सकता है। पूछेगा क्यों किया जा सकता है, तो आप कहोगे क्योंकि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं और प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, तो इसलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो आज तक मात्र एक बार ही हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत संशोधन हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना है, केवल एक बार। ठीक, कब हुआ वो एक बार? वर्ष 1976 में। कौन से नंबर का? 42वें नंबर का। तो अब आप बातों को नहीं भूलोगे। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ये जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द है, इन 3 शब्दों को कब जोड़ा गया, तो आप कहोगे कब जोड़ा गया इन 3 शब्दों को, तो आप कहोगे वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समझ आया आपके? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और दोस्तों, जब मैं कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताता हूँ ना, आप अपने साथ में एक नोटबुक रखा करो। नोटबुक में आप अपने सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते हुए चले जाइए जो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एट द एंड आपको अपने शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने हैं। वहीं से क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। उसमें कुछ भी एडिशनल पॉइंट्स जोड़ने होंगे आपको, तो वो वहीं पे जोड़ना। इस वीडियो को बार बार मत देखना, 1 या 2 बार देखो, पॉइंट्स लिखो, नोट्स बनाओ, उन्हीं को रिवाइज करो और सिलेक्शन लो। तो इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट एक और मेरे माइंड में आ रहा है क्वेश्चन, जैसे ये जो पंथनिरपेक्षता है, जैसे कि ये पंथनिरपेक्षता है, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये पंथनिरपेक्षता क्या है, वर्तमान में बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। अब आप कहोगे कि यार ये मूलभूत ढांचा क्या है, तो देखो दोस्तों, जब केशवानंद भारती का मैटर आया था तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को एक डायरेक्शन दी थी कि आप क्या कर सकते हो, फंडामेंटल राइट में चेंज कर सकते हो। यानी कि जो डायरेक्शन गोलकनाथ मामला जब 1960 में आया था, गोलकनाथ मामले में कहा था कि आप फंडामेंटल राइट में चेंज नहीं कर सकते, उनको संशोधन नहीं कर सकते। उसी बात को चेंज करते हुए
1973 में केशवनाथ भारती में कहा गया कि आप क्या कर सकते हो, फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हो। आप कौन, यानी कि पार्लियामेंट अर्थात संसद को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया कि आप मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि जो पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर का बन जाएगा आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि जो भी चीज संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाएगी आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। ऐसी गाइडलाइन दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसको? पार्लियामेंट को। अब अगर कोई चीज फंडामेंटल राइट है और वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो क्या पार्लियामेंट उसमें संशोधन कर सकती है? तो उसमें संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि पहले ही बता दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगी, भले ही वो फंडामेंटल राइट हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अन्य हिस्सा हो, आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। ऐसा करने से मना कर दी किसने? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। किसको? पार्लियामेंट अर्थात संसद को। अब जो ये पंथ निरपेक्ष है या फिर धर्म निरपेक्ष है, ये क्या है? मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। और ये कब बना? ये बना एसआर बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर में। जो एसआर बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मैटर था ये आया था 1994 में, और इस मामले में कहा गया कि जो पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष या फिर सेक्युलर है, ये क्या है? मूलभूत ढांचे का हिस्सा है, यानी कि आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऐसी बात बताई गई थी किसमें? पंथ निरपेक्ष में। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि यार ये पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष को लेकर काफ़ी बार चर्चाएं होती रहती हैं, ये है क्या? तो देखो दोस्तों, जो राज्य होता है ना, राज्य धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार का हो सकता है। जैसे एक हो सकता है नास्तिक राज्य। एक ऐसा राज्य होता है जो धर्म विरोधी राज्य होता है, जो सभी धर्मों का क्या करता है? विरोध करता है। वहीं पर दूसरा राज्य हो सकता है कौन सा? सैद्धांतिक राज्य। सैद्धांतिक राज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसका अपना खुद का कोई विशेष धर्म होता है। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट में 3 देशों के नागरिकों को नागरिकता दी जा रही है। किसको? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये तीनों के तीनों देश क्या हैं? सैद्धांतिक राज्य पर आधारित है, क्योंकि इनका अपना स्पेशल एक विशेष धर्म है, और वो विशेष धर्म क्या है? मुस्लिम। जब आप भारत का संविधान पढ़ोगे, भारत का टाइटल देखोगे तो वहां पर लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ऐसे ही जब आप इनका टाइटल पढ़ोगे ना तो यहाँ पर लिखा गया है इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो इस प्रकार कुछ राज्य कैसे होते हैं? सैद्धांतिक राज्य होते हैं, इनका खुद का अपना विशेष धर्म होता है। जैसा कि आप हमारे पड़ोसी देश देखोगे, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारे क्या हैं? एक विशेष धर्म वाले राज्य हैं। वहीं पर एक होता है राज्य का प्रकार कैसा? धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि सेक्युलर कंट्री ऐसी कंट्री होती हैं जो धर्म के मामले में तटस्थ रहती है, यानी कि इनका अपना कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये क्या कर सकते हैं? धर्म से भी आपके संबंध रख सकते हैं। कब रखेंगे? यदि आप लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य या फिर नैतिकता, यानी कि पब्लिक हेल्थ और मोरालिटी मतलब नैतिकता, अगर इन सब को अगर आप खोने की कोशिश करोगे, इनको हनन करोगे, तो आपका क्या कर सकता है? राज्य आपके मामले में इंटरफेयर कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्या करते हैं? लाउड स्पीकर्स को उतार दिया जाता है, मीट की दुकान बंद कर दी जाती है, क्योंकि उस समय पर जो गैदरिंग होती है या फिर उनसे कोई भी ऐसा नुकसान होने की संभावना रहती है जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो क्या होता है कि राज्य हमारे यहाँ पर धर्म के मामलों में इंटरफेयर भी कर सकता है। हमारे भारत की कुछ प्रकृति यूरोप के जो निरपेक्ष है उससे बिल्कुल अलग है। इसलिए आप देखोगे भारत में जिसका कोई धर्म है, विशेष धर्म है, उसका भी सम्मान हो रहा है। इसलिए आप भारत में देखोगे कि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, उन सभी को क्या है? सम्मान प्राप्त होता है इक्वली, यानी कि सभी के साथ में इक्वली ट्रीट किया जाता है, किसी को बड़ा या छोटा करके नहीं दिखाया जाता। साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य भी होता है जहां पर अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को नहीं भी मान रहा, भाई उसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी उसका क्या होता है? सम्मान होता है। भाई हमारे यहाँ पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी रहते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, फिर भी वो क्या है? भारत के नागरिक हैं, उनको समान अधिकार प्राप्त हैं आप ही की तरह। और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक क्या है? आपको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और इस पंथ निरपेक्ष राज्य के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एक तो हमारा इंडिया, अमेरिका, तो इस प्रकार आपको याद रखने हैं। जब हम पंथ निरपेक्षता का टॉपिक क्लियर तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि ये क्या था। जो आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है अनुसूचियाँ एवं उनके विषय। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय पर भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। तो आप ये जो 8 से आगे की देख रहे हो, इनको क्या है? बाद में जोड़ा गया संविधान में। और जब भी कभी संविधान में कोई चीज़ जोड़ी जाती है तो उसको क्या करके
संविधान में संशोधन करके ही जोड़ा जाता है। यानी कि संविधान में कोई भी चीज़ जोड़ी जाएगी या फिर हटाई जाएगी तो सामान्यतः हमें संविधान में क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। तो ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं आज पहली अनुसूची। जो पहली अनुसूची है वो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब आप भारतीय संविधान की पहली अनुसूची पढ़ोगे तो इस साइड में तो यहाँ पे लिखे मिलेंगे स्टेट के नाम आपको, और यहाँ पर मिलेगा इस स्टेट के अंतर्गत कौन सा एरिया आता है, वो सारी बातें। इस लिस्ट में 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। दूसरी बात, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पद अधिकारियों के वेतन से रिलेटेड बातें हैं, यानी कि उनकी सैलरी के बारे में बताया गया है। और इसके अंतर्गत ऐसे पद अधिकारी आते हैं जिनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। पेमेंट के लिए संसद की अनुमति नहीं चाहिए, क्योंकि इनका जो वेतन भारित होता है वो संचित निधि पर आधारित होता है। इनकी सैलरी कहाँ से आती है, संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से। नेक्स्ट, तीसरी अनुसूची में शपथ से रिलेटेड प्रारूप है, यानी कि कुछ हमारे यहाँ पर ऑफिस या फिर पोस्ट ऐसी हैं जिनको शपथ लेने का एक ड्राफ्ट है वो पढ़ना होता है। जैसे अभी हरियाणा के सीएम बने हैं कौन, नायब सिंह सैनी पढ़ रहे थे, तो उनके हाथ में एक फॉर्मेट था। तो इसी प्रकार का प्रारूप होता है किसके हाथ में, पद अधिकारियों के हाथ में। उनको जो शपथ का प्रारूप पढ़ना पड़ता है वो वही पढ़ना पड़ता है जो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। लेकिन दोस्तों कुछ हमारे यहाँ पर पद ऐसे भी हैं जिनको तीसरी अनुसूची के हिसाब से शपथ नहीं दिलाई जाती। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 60 में जो प्रारूप दिया गया है उसके हिसाब से दिलाई जाती है। वहीं जो वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति है उसको आर्टिकल 69 के हिसाब से, और गवर्नर को आर्टिकल 159 के हिसाब से शपथ दिलाई जाती है। ये तीनों पोस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 और गवर्नर अर्थात राज्यपाल 159। नेक्स्ट, चौथी अनुसूची। दोस्तों जो चौथी अनुसूची है उसमें बताया गया राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। अब इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि किस राज्य को राज्यसभा की कितनी सीट दी जाएंगी, वो बात लिखी गई है चौथी अनुसूची में। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो आपके यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, साथ ही साथ लोकसभा की कितनी सीट है। नेक्स्ट, पांचवी अनुसूची SC/ST के जो प्रशासन संबंधी या फिर नियंत्रण संबंधी मामले हैं उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, छठी अनुसूची काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि इसके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, उनके नाम क्या हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित बातें कहाँ पर लिखी गई हैं, छठी अनुसूची में। ये 4 राज्यों का नाम है, आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो AMTM, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, या फिर ऐसे याद रख सकते हो ATM में मनी। लेकिन ध्यान रखना M से मेघालय है और दूसरे M से मिजोरम है, और M से क्या नहीं है, मणिपुर नहीं है। कभी आप क्या कर दो, M से मणिपुर लगा दो, ATM में मनी से देख के मनी मत लगा देना, मणिपुर। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है मणिपुर नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। इसके अंतर्गत 3 सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये ऐसी सूची होती हैं जैसे संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वहीं राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर कभी इनके कानून में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये दोनों में से जो प्रभावी कानून होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात संघ सरकार का प्रभावी होगा। ठीक, वर्तमान में जो संघ सूची है, संघ सूची में 100 विषय हैं जिन पर कानून बना सकती है केंद्र सरकार, और राज्य सूची में कितने हैं, 61, और समवर्ती सूची में इस समय पर 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये सारे के सारे अपने रजिस्टर में नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं से रिलेटेड बातें हैं। जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जो कि लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को। इस समय का जो संविधान था, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान था, उसमें भाषाओं की संख्या थी 14, लेकिन वर्तमान में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। तो इस प्रकार हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल मिलाकर 22 भाषाएं लिखी गई हैं। अब ये 14 से लेकर जो 8 नहीं जोड़ी गई
इस प्रकार 22 भाषाओं तक की जर्नी किस प्रकार की रही है वो सभी जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी कभी संविधान में कोई चीज़ जोड़ी जाएगी या फिर घटाई जाएगी तो उसके लिए संविधान में संशोधन अर्थात अमेंडमेंट करने की जरूरत होती है। तो इस प्रकार जब ये 8 भाषाएं जोड़ी गई तो इनको 3 बार में जोड़ा गया। सबसे पहले एक भाषा जोड़ी, उसके बाद में 3 जोड़ी और उसके बाद में 4 जोड़ी। ठीक, तो सबसे पहले जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। इस सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1967 में जोड़ा गया था। ठीक, इसके बाद 3 नई भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली, इन भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ा गया। ठीक, इसके बाद 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2003 में। तो इनको कुछ आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे एक भाषा कौन सी, सिंधी, ऐसे याद रखना। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी कि NMK, नमक से याद रख सकते हो, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये हो गया BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, अब आ गया आपके समझ में। पहली को जोड़ा गया किसके द्वारा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। सेकंड टाइम जो 3 लैंग्वेज और जोड़ी गई उनको जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो तीसरी बार 4 लैंग्वेज जोड़ी गई उनको जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो 92 नंबर का संविधान संशोधन था वो हुआ 2003 में, 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में और 21वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। नेक्स्ट, 9वीं अनुसूची। दोस्तों ये जो 9वीं अनुसूची थी इसको प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वर्ष 1951 में जोड़ा गया था। इसमें जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया था और साथ में जो भूमि से रिलेटेड सुधार थे उनको किया गया था। तो इसमें लिखा गया है कि कुछ अधिनियम और विनियमों को विधि मान्यकरण करना। ठीक है, तो इसमें किससे रिलेटेड बातें थी, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बातें थी। किससे, भूमि सुधार से रिलेटेड बातें लिखी गई थी। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि जो ये 9वीं अनुसूची थी ना, वर्ष 1951 में जब इसको जोड़ा गया था तो उस समय पर अगर कोई विषय उठाकर यानी कि कोई कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में रख दिया तो उसका क्या नहीं किया जा सकता था, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था। लेकिन वर्ष 2007 में एक कोहिल्यो केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी करी कि जब केशवानंद भारती का डिसीजन आया था, कब आया था, 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 से बाद के जितने भी मैटर हैं उन सभी का क्या किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले के केसेस का किसी का भी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के केसेस का क्या किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले के मामलों का न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ठीक, नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1985 में जोड़ा गया था। और दोस्तों 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन से आधारित है, यानी कि दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता है। यदि संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य स्वेच्छा से यानी कि अपनी मर्जी से दल का परित्याग करता है या फिर दल के आदेश के विरुद्ध सदन में मतदान कर देता है या फिर ऐसा भी कर सकता है कि मतदान हो रहा है और खुद को मतदान से अलग रखता है, तो इस प्रकार से उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है या फिर दल से ही उसको निष्कासित कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल निरोधक कानून। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये याद रखना है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है, मनोनीत सदस्य होता है, मनोनीत सदस्य 6 माह के अंदर किसी भी दल की सदस्यता ले सकता है, उसके बाद नहीं ले सकता। कौन, नॉमिनेटेड अर्थात मनोनीत सदस्य। लेकिन जो निर्दलीय सदस्य होते हैं, किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, वो उसको क्या कर सकता है, किसी भी पार्टी को समर्थन दे सकता है लेकिन उसमें शामिल नहीं हो सकता। लेकिन सपोज करो 2 पार्टियां ए एंड बी और बी पार्टी के काफ़ी सारे मेंबर यानी कि 2/3 मेंबर ए पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस व्यवस्था को क्या नहीं माना जाएगा, दल बदल नहीं माना जाएगा। इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। अगर 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य का जैसे बी पार्टी में 30 मेंबर थे और इसके लगभग 20 मेंबर पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं किसमें, ए पार्टी में, तो इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। दोस्तों ये जो 11वीं अनुसूची है इसको
73वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ा गया था। जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायतों से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 19 विषयों पर कानून बना सकती है, वहीं जो नगर पालिका को प्रदान किए गए हैं विषय उनकी संख्या 18 है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो, पंचायत से संबंधित प्रावधान के लिए 11वीं अनुसूची को 1992 में इसलिए जोड़ा गया था ताकि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जा सकते, वो पंचायतों का गठन कर सके, पंचायतों का निर्वाचन कर सकते, जो वुमेन हैं या फिर SC हैं, ST हैं, उनकी जनसंख्या में किस प्रकार से उनको अनुपात के आरक्षण मिलेगा वो सारी व्यवस्था कर सके, उनका टेन्योर अर्थात कार्यकाल कितना होगा, उनको क्या क्या शक्ति प्राप्त होंगी, ये सारी की सारी बातें लिखी गई हैं। किसमें? यहाँ पर जो 29 विषय हैं कि भाई आप इससे संबंधित प्रावधान कर सकते हो। ऐसे ही जो हमारी 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में जो शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासी संस्थाएं हैं जैसे नगर पालिका, नगर निगम, इन सभी को क्या करा गया था? संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था और इनको 18 विषय प्रदान किए गए थे। नगर पालिका का गठन कर सकते हैं, निर्वाचन की शक्ति, योग्यता या अयोग्यता किसकी घोषित करनी है किसकी नहीं, ये सारी बातें। तो मुझे लगता है कि इस पेज पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों, पूरे विश्व में जो शासन की प्रणाली का स्वरूप होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक प्राचीन स्वरूप होता था, जैसे पहले राजतंत्र चलता था, वहाँ पर शासक जो होता था वो राजा होता था, या तो वो अनुवांशिक पद के आधार पर होते थे या फिर उसकी सत्ता का स्रोत क्या होता था? स्वयं राजा ही होता था, भाई उसने उठाकर नॉमिनेट कर दिया। जैसे आप वर्तमान में देखोगे सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, कतर, भूटान, जैसे भूटान में नरेश कहा जाता है। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे देश हैं जिनमें आज भी प्राचीन रूप फॉलो किया जाता है। एक है आधुनिक रूप, जैसे जहाँ पर लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी है, वहाँ का जो शासक होता है या तो प्रधानमंत्री होता है या फिर राष्ट्रपति होता है। जो संसदात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें प्रधानमंत्री होता है और अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति होता है, जैसे कि अमेरिका में है। और भारत में क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली है जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है। यहाँ पर योग्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को चुना जाता है। और दूसरा क्या होता है? या फिर सत्ता के स्रोत के आधार पर, और सत्ता का सोर्स क्या है? जनता। जनता वोट करती है। इसके उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में, कनाडा में, फ्रांस में। ये सारे देश क्या है? आधुनिक रूप फॉलो कर रहे हैं डेमोक्रेसी का। इन सभी में डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र है। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप। अभी बताया, एक अध्यक्ष होता है, दूसरा संसदीय होता है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, वो राष्ट्रपति है। लेकिन कहीं कहीं पर राजा भी होता है, जैसे कि ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन में आप देखोगे जो संसदीय शासन प्रणाली होता है ना, उसका जनक किसको माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है। तो ब्रिटेन में राजा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो राष्ट्र अध्यक्ष या फिर राज्य का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। इस राष्ट्रपति को हमारे यहाँ पर एक कठपुतली के तरीके से देखा जाता है, अर्थात नाम मात्र का प्रमुख होता है, क्योंकि जो वास्तविक शक्ति सारी की सारी होती है ना, वो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में निहित होती है, प्रधानमंत्री के अंदर होती है। आपने देखा भी होगा कि जैसे अभी क्या है, द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू क्या है? हमारी प्रेसिडेंट है। और नरेंद्र मोदी क्या है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वास्तविक पावर किसके हाथ में है? वो किसके हाथ में? प्रधानमंत्री के हाथ में। तो इसको क्या कहा जाता है? सरकार का प्रमुख कहा जाता है। किसको? प्रधानमंत्री को। यही शासन का अध्यक्ष होता है। तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? ब्रिटेन और भारत। ब्रिटेन में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वहाँ का राजा होता है, और ऐसे ही हमारे यहाँ पर क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। फिक्स टाइम पीरियड के लिए चुना जाता है। और इसका जब चुनाव भी होता है ना, तो इसके चुनाव में डायरेक्ट जो जनता होती है, जो हमारे यहाँ के पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। इसलिए जो वास्तविक शक्ति का सोर्स है वो किसके अंदर है? PM के अंदर है, क्योंकि उसको क्या चुनती है? जनता चुनती है। भाई जब आप लोकसभा के इलेक्शन में अपने यहाँ से MP चुनते हो, तो MP तो जाकर वो बनाते हैं अपने में से किसी को, एक को प्रधानमंत्री। देखा भी होगा आपने। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो अपनी कंट्री के साथ में। ठीक। नेक्स्ट जो प्रणाली होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है। ये एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। या फिर सरकार का प्रमुख भी कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति होते हैं। और यही राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। जैसे आप देखोगे वर्तमान में जो जो बाइडेन है, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, ये क्या थे? वहाँ राज्य के प्रमुख भी थे, सरकार के भी प्रमुख थे और राष्ट्रपति भी थे। तो राज्य की जो वास्तविक पावर थी ना, वो इन्हीं के हाथ में थी। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है।
तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।